हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 17। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सभी बिहार से जुड़ी जितने भी वीडियो हैं हमारे सभी प्लेलिस्ट में है डिस्क्रिप्शन में। तो बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए हुए आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है फ्रेंड, इस सेट में आपको 1 से 46 तक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। नेक्स्ट 46 से 100 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो पूरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई डेली प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो संविधान का अनुच्छेद 263 कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता फ्रेंड याद रखिएगा प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। ठीक है, कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, बोलता है मानव दुर्व्यवहार और बालार्थ श्रम का प्रतिषेध। दूसरा कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तीसरा कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। और चौथा कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो इसमें सही आंसर आपको चुनना है फ्रेंड कि कौन सा संविधान है जिसके कि मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। यह मूल अधिकार का अंश नहीं है, बाकी ये तीनों मूल अधिकार का अंश है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। दूसरा कहता है कि संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%। थर्ड कहता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% और लोकसभा के सदस्यों का कुल संख्या का 15%। तो इसमें आपको फ्रेंड बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। भारत में मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग। थर्ड है जम्मू कश्मीर कार्य विभाग। थर्ड है विधि कार्य। तो इसमें ऑप्शन में आपको चुनना है कि गृह मंत्रालय के अधीन कौन नहीं आता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा विधि कार्य। विधि कार्य
गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। बाकी राज्यसभा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग और जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, ये तीनों गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और आपको बता दूं फ्रेंड, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कुछ और, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा विभाग, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राज्य विभाग, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद के शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है। और अनुच्छेद में बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 कहता है भारत के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले अनुच्छेद 71 में है। और अनुच्छेद 143 में कहता है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले अनुच्छेद 71 में है। और बात करेंगे अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 ईस्वी में आया था, उसमें कहा गया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और बात करते हैं फ्रेंड, अगर 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 ईस्वी में आया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उसे कहा जाता है तारांकित प्रश्न। ठीक है। सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य अगर तुरंत चाहता है तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और याद रखिएगा कि तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर वो मौखिक में दिया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा 133। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 47। टोटल 131 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे 80 के लिए, तो 80 के लिए फ्रेंड याद रखिएगा 84। और एसटी के लिए याद रखिएगा 47। टोटल हो जाएगा 131। तो इतना सीटें आरक्षित है लोकसभा में। नेक्स्ट बात करेंगे विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल। ठीक है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी भी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं आपको बताता हूं, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ठीक है। और निर्वाचन के समय कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ बातें थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्रेंड, मदन मोहन पुंछी आयोग किसकी अध्ययन के लिए गठन किया गया था? मदन मोहन पुंछी आयोग। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के द्वारा। ठीक है।
केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी हुई जो आयोग बनाया था वो मदन मोहन पुंछी आयोग के गठन के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बात करेंगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। ठीक है, क्यूरोसियो धारा जो कि शीत महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, क्यूरोसियो धारा जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। ठीक है, याद रखिएगा क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। अगर बात करेंगे कैलिफोर्निया जल धारा, तो कैलिफोर्निया जल धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया जल धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। अगर बात करेंगे कनारी धारा की, तो कनारी जल धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। बात करेंगे फॉकलैंड धारा की, तो फॉकलैंड अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अफवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड मेसोफाइट के नाम से। ठीक है, मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। अगर वहीं बात करते हैं ट्रोपोफाइट की, तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है। वहीं बात करेंगे जीरोफाइट की, तो जीरोफाइट याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। और बात करेंगे क्रायोफाइट की, तो क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोफाइट। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल रुद्ध की। तो स्थल रुद्ध देश वो देश होते हैं फ्रेंड जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है, समुद्र से नहीं मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोलंबिया हो जाएगा जो कि स्थल रुद्ध देश नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो फ्रेंड याद रखिएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन नंबर बी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, तो वो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड याद रखिएगा जब नदियाँ मैदान भागों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपर्दन के अधिक प्रभाव होने के कारण ये घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगता है। तो नदियाँ सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलने लगती है, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं और इन्हीं मोड़ों को ही नदी विसर्ग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग। आगे बात करेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड ये पटसन जायद फसल का उदाहरण नहीं है। और फ्रेंड जायद फसल को मार्च में बोया जाता है एवं जून में काटा जाता है। इसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे लेते हैं तो खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब फसलें जायद फसल कहलाती है। इसे मार्च में बोया जाता है एवं जून में काट लिया जाता है। और ये पटसन जो है वो जायद फसल नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। सबसे पहले देखेंगे कोरबा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड तो क्या ये कोरबा उत्तर प्रदेश कौन सा जोड़ा सही है, सही का पता करना है। तो फ्रेंड कोरबा उत्तर प्रदेश नहीं होकर के ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा कोरबा तो नहीं होगा। फिर बात करेंगे राममुंडम, तो राममुंडम ये आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं कावास जो कि गुजरात में, तो फ्रेंड ये जोड़ा सही है, कावास गुजरात में ही है।
और तलचर की बात करें तो तलचर आंध्र प्रदेश में ना होकर के उड़ीसा में है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फ्रेंड, चंगथंगी एवं गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो फ्रेंड याद रखिएगा ये बकरी की नस्लें हैं। अगर बात करें बकरी की तो बकरी की याद रखिएगा फ्रेंड कि चंगथंगी, जमुनापारी, सिरोही, गंजम, ये सब बकरी की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड, अपातनी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जनजाति है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कहता है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में पैमाने पर समान होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो फ्रेंड इसका याद रखिएगा वो -40 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 24 कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंग। इसका उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन ये सब प्रसारण के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिएगा कि अल्फा का भेदन शक्ति, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। ठीक है, तो इससे पता चलता है फ्रेंड कि गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक तथा आयतन क्षमता न्यूनतम होती है। तो गामा किरणें का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अल्फा से बड़ा बीटा और बीटा से बड़ा गामा। चलिए आगे बात करेंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा इसका होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है 28, लैंप की बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है फ्रेंड केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकीय घटना जिसे केशिकत्व भी कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बढ़ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा कि यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो फ्रेंड याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब। ठीक है, दाब का होता है फ्रेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रतिबल का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का भी होता है और प्रतिबल का भी होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे फ्रेंड अगर कार्य की, तो कार्य की याद रखिएगा न्यूटन मीटर और कोणीय संवेग का याद रखिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं 32, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक यदि 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है
तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड याद रखिएगा, किसी भी तत्व का अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों के अंतर को ही न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कहा जाता है। मीन्स अगर 36 में से 17 को माइनस कर दे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। मीन्स कहने का मतलब है 36 माइनस 17 इज इक्वल टू 19। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रोटॉन। चलिए आगे बात करेंगे, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड सीसा और एंटीमनी। सीसा और एंटीमनी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर देंगे मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा और एंटीमनी तथा टीन के एलॉय होते हैं। अगर इसकी प्रतिशत की मात्रा बताएं आप फ्रेंड आपको, तो सीसा का 60 से 86%, एंटीमनी का 11 से 30%। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, सीमेंट जो मिश्रण होता है वो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण ही सीमेंट कहलाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन में है तांबा, सीसा, कांच, जल। तो इसमें बताना है कि किसका विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है वो याद रखिएगा, जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान 4.186 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 37 कहता है, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? अगर एल्कोहल और जल दोनों का मिश्रण हो तो जल को अलग किस विधि द्वारा किया जा सकता है? याद रखिएगा फ्रेंड, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन विधि। नेक्स्ट है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है तो वो क्या बनता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज इन्वेस्टेज एंजाइम की अनुपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज का अगर फार्मूला अगर बात करें फ्रेंड, सुक्रोज का फार्मूला याद रखिएगा C12H22 और O11। ठीक है, एक डाइसेक्राइड शर्करा है। याद रखिएगा, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड शर्करा है। इसे केन शुगर और टेबल शुगर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो सुक्रोज होता है उसका दूसरा नाम भी अगर आप जानना चाहें तो केन शुगर और टेबल शुगर, ये दोनों सुक्रोज को कहते हैं। और सुक्रोज एक डाइसेक्राइड शर्करा है। आगे बात करते हैं 39 की, तो पेट्रोल से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? अगर पेट्रोल से आग लग जाता है फ्रेंड तो उसे किस अग्निशामक का प्रयोग करके बुझाया जा सकता है? तो फ्रेंड पेट्रोल से आग लगी को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोम प्रकाश, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सबसे पहले देखना है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है फ्रेंड? तो कॉपर सल्फेट तो हो जाएगा
फंगसनाशी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो जाएगा फ्रेंड एक प्रतिजैविक है, ठीक है, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। यूरिया, यूरिया एक उर्वरक है। और मेलेथायान एक कीटनाशक है। तो फ्रेंड जैसे कि 1 का 3 हो रहा है, 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और 2 का 2, 4 का 2। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट फंगसनाशी, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, यूरिया एक उर्वरक है और मेलेथायान एक कीटनाशक है। आगे बात कर लेंगे 41 का। तो मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिछला भाग, ठीक है। मनुष्य के जीभ का अगर बात करें पिछला भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि आगे की अगर बात करें फ्रेंड तो आगे में मीठे पदार्थ का अनुभव किया जाता है, खट्टे पदार्थ का अनुभव किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। आगे बात करेंगे उस विटामिन का नाम बताना है फ्रेंड जो किसी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिससे कि मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है मुझे। तो वो है फ्रेंड विटामिन सी, ठीक है, याद रखिए विटामिन सी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता। विटामिन सी का स्रोत अगर है तो वो सबसे ज़्यादा आंवला, नींबू, फल, टमाटर, ये सब में आपको विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलेगा। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, होता भी है। आगे बात करेंगे तो दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, क्या है? तो फ्रेंड याद रखिए वो रेनिन होता है। रेनिन नामक एक पाचक, ठीक है, रेनिन नामक एक पाचक एंजाइम जो जठर रस में पाया जाता है, जो दूध के पचने में सहायक करता है, ठीक है। रेनिन जो है वो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एक एंजाइम भी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 45 कहता है निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो फ्रेंड इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य, ठीक है, क्योंकि मछली में 2 कक्षों का हृदय होता है, ठीक है, मछली में 2 कक्षों का हृदय होता है जो रक्त को गिल्स में पंप करता है और वहाँ से रक्त को शरीर में ले जाता है। तो मछली का हृदय शिरायुक्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 46, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ भी देती है? तो फ्रेंड याद रखिएगा वो होता है विसरण के द्वारा, ठीक है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फ्रेंड डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 बिहार दरोगा के लिए डेली लेके आता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा हमारे वीडियो से। तो एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 46 से आगे लेकर के चलूँगा और 100 तक पूरा करूँगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। तो फिर जय हिंद, जय भारत।